गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने अभी तक रिटेन अर्निंग्स पॉइंट तक हम पढ़े हैं। व्हाट इज द रिटेन अर्निंग? रिटेन अर्निंग इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज एनी इंस्टीट्यूशन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व एज अ extra profit and call that a reserve of fund, and this reserve of fund reserving where the extra profit get the company organization in the particular फाइनेंशियल ईयर। जब 2 3 4 साल कंपनी अगर कंटिन्यू ज़्यादा प्रॉफिट ले रही है तो कुछ ऐसा प्रॉफिट का हिस्सा जो एज ए रिजर्व फंड कंपनी अलग से रखेंगी उसको रिटेन अर्निंग। बाद में इसके शेयर भी कर सकती है, वो शेयर करके जो उसके इक्विटी शेयर होल्डर है उनको दे सकती है बोनस शेयर्स के रूप में, या फिर उसको कैपिटल में भी कन्वर्ट कर सकती है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स क्या है? फिर टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी। If there is a ample profit, company can save and retain some parts of profit. More the earnings, a company can save more. Attitude of top management also determines the amount of retained earnings. इसका मतलब क्या है कि कंपनी को एम्पल प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी कैन सेव द रिटेन सम पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट। तो कंपनी ऑटोमेटिकली क्या करेंगी कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगी। मोर द अर्निंग्स अ कंपनी कैन सेव मोर। अगर ज़्यादा अर्निंग्स हो रही है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा और अपने पास में एज ए रिजर्व फंड रखेंगी। एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। अभी टॉप मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारी अर्निंग्स क्या है, उसको हम कैसे लेते हैं, कितनी ज़्यादा हुई है। देन है टैक्सेशन पॉलिसी। The taxation policy of government is also an important determinant of the corporate saving. Definitely, if the taxes levied are the higher rates, company cannot save much of the profits in the form of reserve. Taxation policy भी determinants करती है रिटेन अर्निंग्स को। जैसे कि अगर टैक्सेशन रेट बहुत ज़्यादा है रिजर्व फंड पे तो ऑटोमेटिकली कंपनी उसको कम कर देगी या नहीं करेगी। इसे अगर कम है तो बढ़ा देगी क्योंकि उसको कैपिटल करना है। बोनस शेयर्स के रूप में इक्विटी शेयर्स धारक जो है उनको बोनस शेयर्स के रूप में भी देना है। देन डिविडेंड पॉलिसी क्या है? इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिगार्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको हम कैसा प्रॉफिट देते हैं, कैसा उनका डिविडेंड शेयर करते हैं, इस पर भी डिपेंड है। A consecutive dividend policy is needed for having a good accumulation of profit, but this policy affects the shareholders as they get dividend at a lower rate. अगर अच्छा से अच्छा अगर डिविडेंड मिल रहा है शेयर होल्डर्स को तो बहुत बढ़िया है। ये अच्छा सा जो शेयर प्रॉफिट है, जो डिविडेंड है, वो उनको मिलके भी और कुछ बचता है तो हम उसको रिजर्व फंड करके रिटेन अर्निंग्स बोल सकते हैं। लेकिन अगर लोअर रेट पे हम उनको प्रॉफिट दे रहे हैं, लोअर रेट पे डिविडेंड दे रहे हैं तो फिर अड़चन है, तो फिर दिक्कत है। गवर्नमेंट कंट्रोल क्या है? अ गवर्नमेंट कंट्रोल इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री. Its policies, rules and regulations ensure that the company works as per its regulations. Company has to formulate its dividend policy in accordance with the rules and regulations framed by the government. गवर्नमेंट ने जैसे इकोनॉमिक रूल रेगुलेशंस बनाए उसके हिसाब से भी अगर कंपनी को चलना है, इंस्टीट्यूशन को चलना है, तो कंपनी हैज़ टू फॉर्मुलेट इट्स डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी ने उसकी डिविडेंड पॉलिसी फॉर्मुलेट की है तो उसके हिसाब से जाना है। फिर अगर कभी कभी होता क्या है कि कंपनी ने डिविडेंड पॉलिसी ये पैमाने पे यूज़ किए, ये परसेंटेज पे यूज़ किए, अभी वो परसेंटेज से ज़्यादा प्रॉफिट है तो ठीक है, लेकिन कम प्रॉफिट है तो प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है तो भी प्रॉब्लम है। तो इसके पे गवर्नमेंटल कंट्रोल रहेगा कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, उसके हिसाब से भी कंपनी अपनी पॉलिसी तय करेगी कि कितना डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को और हम कितना दे रहे थे। अब इस साल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो क्या करना है। तो गवर्नमेंट भी उस पर कड़ी नज़र बनाए रखती है कि कंपनी की जो पॉलिसीज़ है, उसके रूल्स रेगुलेशंस है, ये इस हिसाब से कंपनी चल रही है कि नहीं। नाउ द सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। अभी हम देखेंगे बोरोड कैपिटल और उसके सोर्सेस। सोर्सेस मतलब क्या है? उगम, वो कहाँ से आते हैं।
और बोरोड कैपिटल का मतलब, कैपिटल तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बोरोड कैपिटल का है तो हम देखने जा रहे हैं कि सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। मैं जब आपको बताऊंगा, जब शुरू कर दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि बोरोड ये वर्ड जो है ये क्या होगा। ओनली ओन कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑन ऑल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कि किसी भी कंपनी में कंपनी के शेयर होल्डर्स का खुद का कैपिटल जो है वो पूरा नहीं होता है, या फिर वो सफिशिएंट नहीं होता है। अ कंपनी नीड्स टू बोरो कैपिटल, अ कंपनी नीड्स टू बोरो कैपिटल टू सप्लीमेंट्स इट्स ओन कैपिटल। कंपनी को एक बोरोड कैपिटल होना जो किसी भी कंपनी के कैपिटल का सप्लीमेंट्स कैपिटल होगा, उसका पर्यायी कैपिटल होगा, या फिर उसको सपोर्टिंग करेगा। अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास में बहुत सारा शेयर कैपिटल है, तो भी हम ये नहीं बोल सकते कि परिपूर्ण है या फिर संपूर्ण कैपिटल है। उसके लिए कुछ ना कुछ तो भी सप्लीमेंट्स या सपोर्ट कैपिटल चाहिए। तो जो ओन कैपिटल है वो कभी संपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि कितनी भी बड़ी कंपनी है या फिर कितनी भी छोटी कंपनी है, उसके लिए जो भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है वो पूर्ण नहीं हो सकता है। एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू बोरो मनी। इसका मतलब क्या है कि तो फिर कोई भी कंपनी को एक सप्लीमेंट्स जो कैपिटल चाहिए, उसके लिए कुछ मनी बोरोड करना पड़ता है। हाउएवर इट इज़ नॉर्मल प्रैक्टिस टू हैव एन एक्सप्रेस प्रोविजन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एनेबलिंग अ कंपनी टू बोरो मनी। इसीलिए हर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक प्रोविज़न होता है कि अगर कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसे उधार पे ले सकती है। और बोरोड कंसेप्ट ये है कि कहीं से लेना है, उधार लेना है। मेमोरेंडम authorizes company to exercise borrowing powers, whereas article of association provides as to how and whom these powers shall be exercised। तो जब भी कंपनी को कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है, तब कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहता है, या फिर उसमें लिखा होता है, या फिर कंपनी उसमें लिखती है कि भाई ऐसी परिस्थिति में हमको बाहर से कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लेंगे। ये मेमोरेंडम एसोसिएशन में वो डाल देंगे। क्यों? क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो लेने गए तो उनके कंपनी के मेमोरेंडम एसोसिएशन में नहीं है तो वो नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है वो मेमोरेंडम में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम ले सकते हैं, लेंगे। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताएगा हाउ एंड हुम दिस पावर शैल बी एक्सरसाइज। कौन और कहाँ से लेंगे, ये फिर उनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताएगा। द पावर टू बोरो मनी इज नॉर्मली एक्सरसाइज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जनरली होता क्या है कि जो भी कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, उनको ये पावर होता है कि वो जो बोरोड मनी है, जो कर्जा है, ये ले सकते हैं। अब प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर्स इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। हाँ, एक आधी प्राइवेट कंपनी जो होती है वो क्या करती है कि उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, वो अभी अभी बसी है, तो वो ले सकती है कि भाई हमको सप्लीमेंट्स चाहिए, सप्लीमेंट्स कैपिटल चाहिए, तो तुरंत वो बोरोड कैपिटल ले। हाउएवर पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सरसाइज बोरोइंग पावर until it secure certificates ऑफ कमर्समेंट ऑफ बिजनेस। हाँ, और अगर एक आधी सरकारी कंपनी, पब्लिक कंपनी है, तो उसके लिए उसको इट्स बोरोइंग पावर अंटिल इट्स सिक्योर सर्टिफिकेट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में उसकी जो सिक्योर सर्टिफिकेट है वो अगर है, उसने बनाया है, वो पावरफुल है, उसकी सिक्योरिटी है, तो वो बोरोड मनी ले सकती है। एकदम ईजी बात है कि अगर हम देखो कि अपना एसटी महामंडल, ये महामंडल है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सरकारी कंपनी नहीं है, लेकिन ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है हम इसको सरकारी मानते हैं। क्यों सरकारी मानते हैं? क्योंकि कुछ कंट्रोल इसका गवर्नमेंट के पास में भी। क्यों होगा? क्योंकि अगर इसको कुछ कम गिरता है या फिर इसकी कुछ जो ये होते हैं वो गवर्नमेंट से भी आते हैं। द कैपिटल में बी बोरोड फॉर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। ये जो कैपिटल है या फिर जो मनी है जिससे हम कैपिटल ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स कैपिटल कर रहे हैं बिजनेस में, ये या तो एकदम शॉर्ट टर्म का होगा या मीडियम का होगा या फिर लॉन्ग रिक्वायरमेंट के लिए भी हो सकता है। इट इज़ बेटर टू रेज बोरोड कैपिटल एट अ लेटर स्टेज ऑफ कंपनी बिजनेस व्हेन कंपनी वांट टू एक्सपांड और डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस एंड इट्स रिक्वायर एडिशनल कैपिटल। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जब कंपनी को बहुत बढ़ाना है तो उसको एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत है। इस परिस्थिति में भी ये बोरोड कैपिटल लिया जाता है। दिस
एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय, और ये जो एडिशनल कैपिटल है ये कौन सी तरह से रेज किया जाएगा? फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स है कंपनी के वो इशू किए जाएंगे। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कंपनी में इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाएंगे कि आओ भाई हमारे कंपनी में आप डिपॉजिट करो। बॉन्ड्स निकालेंगे या फिर लोन्स करेंगे कंपनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कई बैंक में जाके लोन करेंगे या फिर कमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ से लोन। ETC, इंटरेस्ट इज पेड बोरो ऑन, डेफिनेटली अभी तो बैंक अगर लोन देती है तो फ्री में थोड़ी देगी, वो तो इंटरेस्ट लेगी, तो वो तो पे करना ही पड़ेगा। इट इज़ पेड एट फिक्स रेट, बोरोड कैपिटल इज रीपेएबल आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और डेफिनेटली हमने कर्जा लिया है तो उसको हमको रिटर्न करना ही है, वो देना पड़ेगा। नाउ द डिबेंचर्स, हम डिबेंचर्स कंसेप्ट देखेंगे। Debentures are one of the principal sources of raising the borrowed capital to meet a long and medium term financial needs. Debentures क्या है कि हमारे कंपनी के लिए मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म का जो फाइनेंशियल सोर्स है वो प्रोवाइड करने वाला एक सोर्स है एक्चुअली, जहाँ से हम डिबेंचर्स को देके या डिबेंचर्स को बेच के हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल सोर्सेस, जो मेन सोर्सेस में से एक सोर्स है जिससे हम रेज बोरोड कैपिटल, हम बोरोड कैपिटल जो मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म्स के लिए उसको इनहेरिट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओवर द ईयर्स डिबेंचर्स हैव ऑक्यूपाइड अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। डेफिनेटली जो डिबेंचर्स है वो किसी भी कंपनी में एक बड़ा महत्व का रोल प्ले करता है। इट्स प्ले एन वेरी वाइटल रोल इन एनी कंपनी। द टर्म डिबेंचर्स हैज़ कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो डिबेंचर्स वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम है डिबेर, विच मीन्स टू ओ, लेना, लेना, ओ मीन्स लेना है। द टर्म डिबेंचर हैज़ नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनीज एक्ट। Section 230 of the Companies Act 2013 only states that the word debentures includes the debenture stock, bonds and any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of a company or not. Companies Act 2013 कहता है कि द वर्ड डिबेंचर्स इंक्लूड्स, ये डिबेंचर्स में ऐसी बातें आती है जिसमें डिबेंचर स्टॉक है, बॉन्ड्स है या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी का एविडेंस है जिसके वजह से हमें कर्जा मिल सकता है, इसको हम डिबेंचर्स बोलेंगे। अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन डिबेंचर्स इंक्लूड द डिबेंचर स्टॉक मीन्स, डिबेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट्स, ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें हमारा डिबेंचर का स्टॉक्स है, जिसमें हमारे बॉन्ड्स है, जिसको देके हम किसी से भी कर्जा ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स विच अदर क्रिएट्स एक्नॉलेज डेब्ट्स। Ordinarily, debentures constitutes a charge on some property of a company, but there may be a debentures without any such charge. Generally होता क्या है, ordinarily debentures constitute a charge on some property. Definitely कोई भी debentures किसी भी प्रॉपर्टी पे चार्ज रखता है, लेता है, या फिर कोई डिबेंचर्स किसी भी विदाउट एनी सच चार्ज, या फिर कोई डिबेंचर्स होता है जो कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं लेता, नहीं रखता। पाल्मर ने डिफाइन किया है डिबेंचर्स को कि अ डिबेंचर्स इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर द सील एविडेंसिंग डेब्ट, द एसेंस ऑफ द बीइंग एडमिशन इज इंडेप्टनेस। इसका मतलब ये है कि पाल्मर कहता है कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कंपनी का जिससे हम कर्जा ले सकते हैं, एडमिशन ऑफ इंडेप्टनेस, जिससे हम हमारे कंपनी में रह के किसी से कर्जा ले, हमारे कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है उसको दे के किसी से कर्जा ले सकते हैं, इंडेप्टमेंट्स। टॉफन डिफाइंस करता है कि अ डिबेंचर्स इज अ डॉक्यूमेंट, डेफिनेटली सभी ने डॉक्यूमेंट ही बोला है इसको, बाय अ कंपनी एविडेंस ऑफ डेब्ट, जो क्या है, कर्जा का एविडेंस है जिसको दे के हम कर्जा ले सकते हैं, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन and most commonly secured by charge. According to the above definition, debenture is an evidence of the indebtedness. It is an instrument issued in the form of debenture certificate under the common seal of the company की common seal पे इसको इशू किया जाता है जिससे हमें कोई भी कर्जा देने के लिए तैयार हो जाएगा, इसको हम डिबेंचर्स बोलेंगे। इसके फीचर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।